हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से चैप्टर 20 जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। तो इस चैप्टर में हम जो सोशल प्रॉब्लम और उसके चैलेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कम्युनलिज्म और दूसरा कास्टिज्म। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, इंडिया इज अ कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन एंड वी नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ क्यों कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है? क्योंकि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर लिव टुगेदर। कोऑर्डिनेटिंग कल्चर और सेक्युलरिज्म यानी कि सारे कल्चर साथ में एग्जिस्ट करना, और दूसरा सेक्युलरिज्म यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारे इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन आज हमारी जो सोसाइटी है वो मॉडर्न स्टाइल यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में चेंज होती जा रही है। चेंजेस जरूरी है, लेकिन दिक्कत क्या है? मैनी चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस, लेकिन दीज चेंजेस आल्सो ब्रिंग सम प्रॉब्लम्स। ये जो बदलाव आए हैं ये अपने साथ कुछ दिक्कतें भी लेकर आए हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कल्चरल प्रॉब्लम। अब इस चैप्टर में हम जो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है कम्युनलिज्म और कास्टिज्म। पर इसको समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि पीपल ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज हैव कलेक्टिवली वर्क फॉर फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट के लोग साथ में लड़े थे, और इसके बाद ही हमको ये फ्रीडम मिला है। तो हम ये कह सकते हैं आज के टाइम को देखते हुए कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे या इंडिपेंडेंस से पहले जो हार्मनी, जो यूनिटी और जो टॉलरेंस लोगों में था वो आज हमको देखने को नहीं मिलता। इसलिए इतने ज्यादा कम्युनल टेंशन और लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। चलो अब सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कम्युनलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लाइन है ये 1 मार्कर में पूछी जाती है कि डैश इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रिवरेन। सो रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रिवरेन। फेथ यानी कि आपका विश्वास और रिवरेन यानी कि ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग। ओके, रिवरेन यानी कि होता है रिस्पेक्ट। तो आप जिस रिलीजन पर विश्वास रखते हैं, जिस रिलीजन को आप रिस्पेक्ट करते हैं, वही रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं। इसलिए रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रिवरेन। जनरली एवरी पर्सन फॉलो वन और द अदर रिलीजन सेक्ट। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इंडिया कैसा है? एक सेक्युलर कंट्री है। कोई भी अपने फेथ और रिवरेन के हिसाब से रिलीजन को फॉलो कर सकता है। कम्युनल बिहेवियर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इंडिया सेक्युलर है ना, तो अगर रिलीजन के बेसिस पे लड़ाइयाँ होंगी तो ये हमारे स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाएगा। When a group of people of a religion or sect oppose other religion or sect because of any reason, communal tension arises. जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को अपोज करते हैं, फिर चाहे वो रीजन कुछ भी हो, इससे जो टेंशन अराइज होता है दैट इज कम्युनल टेंशन। क्लियर? तो कम्युनल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? रिलीजन के बेसिस पर लड़ना। फिर when the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with other religion, यानी कि जब कुछ लोग अपने रिलीजन को दूसरे के रिलीजन से सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, वो हमेशा रिलीजियस इंटरेस्ट यानी कि रिलीजियस चीजों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे लोगों का जो देखने का नजरिया है वो कैसा हो जाता है? कम्युनल। वो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से या कम्युनल पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैटर नहीं करता कि सामने जो इंडिविजुअल है वो सही है या गलत है, लेकिन अगर वो उनके रिलीजन का होगा तो वो उसका साथ जरूर देंगे। और ऐसा कम्युनल बिहेवियर हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है। इट लीड्स टू सोशल टेंशन इन द कंट्री, और इसकी वजह से टेंशन क्रिएट होता है। लोग अपने ही फ्रेंड्स को दुश्मन समझने लगते हैं बिकॉज ऑफ विच एटमोस्फेयर ऑफ डिफरेंस यानी कि सब अलग अलग, कोई किसी के साथ नहीं है और नफरत का माहौल फैल जाता है। कम्युनल टेंशन लीड्स टू कम्युनल राइट्स यानी कि ये छोटी छोटी जो लड़ाइयां हैं रिलीजन के बेसिस पे, ये इसको हम कम्युनल टेंशन बोलते हैं, और अगर ये बढ़ती गई तो फिर कम्युनल राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और ये जो कम्युनल राइट्स हैं ये हमारी डेमोक्रेसी और नेशन की इंटीग्रिटी दोनों के लिए हार्मफुल है। अब इसका एग्जाम्पल दें अगर आपको, तो 2002 27 Feb 2002 गोधरा कांड
गोधरा हत्याकांड। क्या हुआ था यहाँ पर? तो हुआ क्या था इसमें, साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से रिटर्न आ रही थी उसमें अटैक हुआ जिसमें 59 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ठीक है, इसका रीजन क्या? वही हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े थे। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? कम्युनल राइट्स का, कि अगर ये टेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया तो इट विल टर्न इनटू कम्युनल राइट्स, और ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर अवर डेमोक्रेसी एंड अवर नेशनल इंटीग्रिटी। क्लियर है? चलो, देन स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्यूनिटिव एक्शंस। प्यूनिटिव एक्शन यानी कि तुरंत अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि कम्युनल एलिमेंट्स है या कम्युनल टेंशन अराइज हो रही है, इससे पहले वो दंगों में कन्वर्ट हो, गवर्नमेंट को एक्शन ले लेना है। दूसरा, अगेन ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि डैश कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरेडिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म। तो आंसर क्या हो गया? एजुकेशन। एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल कम्युनलिज्म को हटाने के लिए। बच्चों के एजुकेशन और करिकुलम में ऐसी चीजें डालनी है, पॉजिटिव चीजें, ताकि उनके दिमाग में ये कम्युनलिज्म वाली जो चीज है वो ना आए। अदर देन दैट, हर एक रिलीजन की प्रेयर होनी चाहिए और हमको हर एक रिलीजन के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं ताकि बच्चों में हर एक रिलीजन की तरफ रिस्पेक्ट डेवलप हो। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका आइडिया यानी कि जो कम्युनल आइडिया रखती है, पर्टिकुलर किसी रिलीजन को ही सपोर्ट करती है, ऐसे आइडिया वाले पॉलिटिकल पार्टी को हमको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं देना है। स्पेशल एथिक्स यानी कि इलेक्शन लड़ने के कुछ एथिक्स होते हैं, वो हर पार्टी को फॉलो करने पड़ेंगे, और जो पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही है हमको उसको एनकरेज बिल्कुल नहीं करना है। देन और रेडियो, टीवी, सिनेमा ये बेस्ट ऑडियो विजुअल है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो हमको क्या मैसेज पहुंचाना है? सेक्युलरिज्म का और टॉलरेंस का। टॉलरेंस यानी कि हर एक टाइप के रिलीजन साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ऐसे प्रोग्राम को टेलीकास्ट करना है जो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हो। फिर दूसरा, ये जो कम्युनलिज्म होता है ये हमारे ग्रोथ में हिंड्रेंस है, इसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स इन दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना होगा। यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म, और जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए। वो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करे, साइंटिफिक एटीट्यूड रखे और सेक्युलर रहे, ये हमको उनको सिखाना है। देन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्राइड आर अबव द रिलीजन, कास्ट, स्टेट और लैंग्वेज टाइज द पीपल इन वन थ्रेड। यानी कि अगर हम ये समझ जाएं कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल प्राइड यानी कि हमारा देश और हमारे देश पर हमको जो गौरव है वो हमारे रिलीजन, कास्ट और स्टेट या लैंग्वेज से ऊपर है। हमको इन सबको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए क्योंकि एट द एंड वी आर इंडियंस। और अगर ये भावना रहेगी, ये फैक्ट सब समझ गए, तो इंडिया में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी। ठीक है, चलो। देन सेकंड है हमारा कास्टिज्म। तो आपको कम्युनलिज्म समझ में आ गया। इन शॉर्ट अगर बात करें तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब ग्रुप्स रिलीजन के बेसिस पर झगड़ते हैं, दैट इज कम्युनलिज्म। नाउ कास्टिज्म, अगर कास्ट की थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो जो प्री वैदिक पीरियड था उसमें कैसा था कि 4 वर्ण होते थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन था। मान लो एक परिवार में जो भाई है वो आर्मी में है तो वो कहलाएगा क्षत्रिय। अगर जो पापा है वो पढ़ाते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें एक फादर है और उनके 3 लड़के, तो जो फादर है वो पुजारी है और पढ़ाते हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? वो ब्राह्मण हो जाएंगे। एक भाई है जो आर्मी में है तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। दूसरा भाई है जो बिजनेस चलाता है तो वो वैश्य हो जाएगा। और जो तीसरा भाई है वो कहीं पर काम करता है, मैनुअल वर्क करता है, तो वो हो जाएगा शूद्र। क्लियर? तो एक ही फैमिली में आपको सारे कास्ट दिख गए। उस टाइम पे प्री वैदिक पीरियड में ये जो कास्ट है वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हुआ करते थे, ना कि बर्थ के बेसिस पर। क्लियर? लेकिन जैसे ही वैदिक पीरियड खत्म हुआ, पोस्ट वैदिक में इन चारों को बर्थ के बेसिस पर ही कर दिया। ठीक है? जैसे ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले वो कोई भी तरह का काम कर रहा हो। क्लियर? Now, caste have been existing in the social system of India since its birth. Thus, we have say that India's social structure is based on casteism. हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो social structure है वो casteism के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मण प्रीस्ट हो गए, क्षत्रिय में किंग्स, रूलर, वॉरियर्स, वैश्य में मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, लैंडलॉर्ड, स्किल्ड वर्कर्स, शूद्र में फार्म वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स और सर्वेंट्स, ये सब आते हैं शूद्र में। देन अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। पहले अलग था ये कॉन्सेप्ट। टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी द टास्क बेस्ड कम्युनिटीज वर एट द बेस ऑफ वर्क डिवीजन, यानी कि काम के बेसिस पे ये डिवीजन हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू अर्ली हाइपोथेसिस वर्ण सिस्टम, यानी कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वाज बेस्ड ऑन 4 ऑक्यूपेशन। क्लियर हुआ? तो पहले ये जो डिवीजन है ये ऑक्यूपेशन के बेस पर हुआ करता था, यानी कि आप एक फैमिली में चारों के 4 वर्ण देख सकते थे। ओके, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन पर था। नाउ dwelling arrangement and occupation were based on caste, as the base of occupation was source of income and some castes were getting low income so they remained poor economically, है ना। यहाँ पे कुछ लोगों को अच्छी खासी इनकम नहीं हुई तो वो इकोनॉमिकली पीछे रह गए। Before the period of British rule, some communities were living isolated life, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जंगल में आज भी रहते हैं। हम सबसे अलग हैं, isolated यानी कि एकदम अकेले रहते हैं। The region where it was not easy to reach, like inaccessible forest, ऐसे रीजन में inaccessible यानी कि जहां आसानी से जाया नहीं जा सकता, तो उन तक कुछ भी टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट, कुछ भी फैसिलिटी पहुंची ही नहीं, तो ऐसे लोग भी पीछे हैं। Social and cultural life of these communities was different from others. They had their own prominent culture and language. क्योंकि वो हमारे साथ साथ समय के साथ आगे नहीं बढ़े, इसलिए उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज हमसे अलग है। Because of living separately from generation to generation, और सालों से हमसे अलग रहने की वजह से people of these community could not develop, और इसलिए उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पर ट्राइब्स की बात हो रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन हैज रिमेन बैकवर्ड, और यही रीजन है कि इकोनॉमिकली और सोशली दोनों ही तरीके से वो पीछे हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है many provision have been made for their welfare, progress of weaker section. Then these constitutional provision have been provided to protect their interest, to eradicate social inequality and to work for their welfare and development. ये provision इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो social inequality उनके साथ हो रही है वो खत्म हो जाए। दूसरा, उनको अपने welfare के लिए जो काम सही लगता है वो काम वो कर सके। Indian Constitution grants equal social, economic and political justice to all the Indians. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि कास्ट के बेसिस पर ये राइट्स इनको दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल को दिए गए हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, है ना। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और सेक्स। क्लियर? तो हम इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। It is also mentioned in the constitution that equal opportunity and equal status is the fundamental right of every citizen, यानी कि किसी को उसकी कास्ट के बेसिस पर नीचा दिखाना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्राइम माना जाता है। देन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा स्टेट्स आर ऑल्सो गिवन पावर्स सो दैट दे मे डिस्चार्ज द ड्यूटीज एज अ सोशल वेलफेयर स्टेट, यानी कि स्टेट्स को पावर दे रखी है कि अगर उनके स्टेट्स में बैकवर्ड क्लासेस या माइनॉरिटीज ज्यादा हैं तो उनके लिए वो कुछ भी प्रोविजंस बना सकते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। It can impose certain restriction on certain fundamental rights in order to protect weaker and backward class of the society. और अगर जरूरत पड़े तो इन सेक्शन को बचाने के लिए, इनके राइट्स को बचाने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज स्टेट कर सकती है। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। ठीक है, राइट टू रिलीजन यानी कि अब इंडिया तो है ही सेक्युलर, तो हम तो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, हमको कोई फोर्स नहीं कर सकता पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प टू माइनॉरिटीज या वीकर सेक्शन या बैकवर्ड क्लासेस, रीजन क्या था? टू ऑफर देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस, स्टेटस इन द कंट्री, क्योंकि सालों साल उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो ना हो, इसलिए उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस देने की यहाँ पर बात की जाती है। क्लियर है? चलो
नाउ अभी हम देख रहे थे माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटी होती क्या है? तो माइनॉरिटी इज सच अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज नॉट इन मेजॉरिटी, यानी कि वो लोग जो मेजॉरिटी में नहीं है वो होंगे माइनॉरिटी। विद रिगार्ड टू, अब हम ये किस बेसिस पे कहते हैं? तो रिलीजन के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे। विद इन अ सर्टेन रीजन और रीजन्स देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर माइनॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर एक रिलीजन में पर्टिकुलर कोई रिलीजन के जो लोग हैं वो बाकी सबसे उनकी जो क्वांटिटी है वो कम है, तो वो हम कहेंगे माइनॉरिटी है। ठीक है, मान लो जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, अब इन 100 लोग में से जो 30 लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो हिंदू हैं। तो क्योंकि ये लोग एज कंपेयर टू अदर कम है, तो ये क्या हो जाएंगे इस रीजन के लिए, हाँ स्पेसिफिक इस रीजन के लिए ये लोग हो जाएंगे माइनॉरिटी। ओके, generally a group of people forming less than half of the total population of a region of a country can be called minority. okay? तो किसी भी रीजन के लोग टोटल पॉपुलेशन के आधे से कम हैं, यानी कि ये देखो 100 का आधा कितना होता है 50, ये लोग तो 50 से भी कम है, तो लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो इन लोगों को हम क्या कहेंगे? माइनॉरिटी। फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन, लैंग्वेज या रीजन। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही रिलीजन के लोग माइनॉरिटी हैं या यही कास्ट के लोग माइनॉरिटी है, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है रीजन पे, कंट्री पे। Then just at national level, the local and regional minorities are taken into account at the state level also. State level पे minority अलग हो जाती है, national level पे minority अलग हो जाती है। तो इसलिए लिखा है कि कोई specific definition नहीं है, वो depend करेगा कि आप कौन से region की बात कर रहे हैं। Okay? That is why the concept of minority at national level differs from that at the state level. तो इनका जो concept है वो नेशनल और स्टेट लेवल में बदल जाता है। जैसे आपको पता है जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी हैं अगर हम इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में देखें तो, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी हैं। क्लियर? तो इसलिए बोला है स्टेट और नेशनल लेवल पे जो कॉन्सेप्ट है ये बदल जाता है। इफ अ कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन एनी रीजन और इन स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन, इट कैन बी माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल। देखो, अगर कोई एक कम्युनिटी स्टेट लेवल पर मेजॉरिटी में है तो हो सकता है वो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी हो। अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं वो क्या है? मेजॉरिटी है, लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो माइनॉरिटी है। Contrary to this, a group which is minority in a state can be a majority in national level, है ना? और जो ग्रुप स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी है हो सकता है वो नेशनल लेवल पे मेजॉरिटी हो, जैसे हिंदूज। इन इंडिया माइनॉरिटी शेयर इक्वल राइट्स विद द मेजॉरिटी। और ऐसा कुछ नहीं है कि माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो अलग है, चाहे कोई भी हो सबको इक्वल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। मोरओवर स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज जो भी माइनॉरिटी है उनके रिलीजन, उनका लैंग्वेज और उनके कल्चर को एनकरेज करने के लिए प्रोविजंस भी बनाए हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को सेटअप किया गया था टू प्रोटेक्ट द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ दीज माइनॉरिटीज। ओके, then right to religion, especially to minority, assure them that they can make propaganda to spread and propagate their religion। यानी कि माइनॉरिटी को ये राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सके। द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन। और लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि आपको कन्वर्ट होना है। फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन इज नॉट मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया कैसा है? सेक्युलर है। ओके, सो एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट से ग्रांट ले रहा है वो रिलीजियस टीचिंग, यानी कि वो पर्टिकुलर कोई एक रिलीजन के बारे में पढ़ा नहीं सकते। तो जितने भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है वो कोई एक रिलीजन पकड़कर नहीं चल सकते, है ना? कि मान लो वहाँ पे सिर्फ हिंदू या इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी इसके बारे में पढ़ाया जा रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन ऑल रिलीजन कम्युनिटीज हैव अ राइट टू एक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटी। तो अपनी अपनी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करना, उसको मेंटेन करना, ये हर एक रिलीजन के लोगों का राइट है। द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज पर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से एक ये राइट भी है। तो ये सबको ये हक देता है कि सब अपने कल्चर और जो उनका स्क्रिप्ट या लैंग्वेज है वो उसको प्रिजर्व करें। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन नॉट रिफ्यूज एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कलर या लैंग्वेज। तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज या ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है वो एडमिशन इन सब के बेसिस पे मना नहीं कर सकते।
क्लियर है? चलो, now all sections of the society have a right to retain and develop a language and script of their own choice. अपनी चॉइस की लैंग्वेज कल्चर को रिटेन करना यानी कि बनाए रखना वो सबका राइट है। टू एस्टैब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ देयर कल्चर। और ये उनको क्यों करना है? ताकि उनका जो कल्चर है वो बना रहे, है ना। अगर उनको ये सारे राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। The state governments provide facility to get the primary education at their mother tongue, यानी कि आप अपनी मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही पढ़नी है, आप अपनी मदर टंग में भी सारी चीजें सीख सकते हैं टू द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी। ओके, चलो, नाउ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि इन लोगों को हम शेड्यूल कास्ट कहेंगे या इनको शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। ऐसा कोई भी डेफिनेशन क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दिस हैज बीन स्पेशली रिफर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये कैसे बनाया जाता है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर और गवर्नर की एडवाइस पर ये लिस्ट बनाई जाती है हर एक स्टेट में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो कास्ट के बेसिस पर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको खत्म करने की यहाँ बात हुई है। टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू देम थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि उनके साथ जो भी नाइंसाफी हो रही है सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पर उसको खत्म करना है, उनका प्रोग्रेस करना है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली। क्लियर? नाउ आर्टिकल 1 मार्क का क्वेश्चन, आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में जितनी भी कास्ट मेंशन है उन सबको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट। बस इतना ही है। ओके, आर्टिकल 341 में जितनी भी कास्ट मेंशन है उनको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 342 में जितनी भी कास्ट मेंशन है उसको हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब। तो 341 शेड्यूल कास्ट, 342 शेड्यूल ट्राइब। और ये ट्राइब कौन है? पीपल हु लिव मोस्टली इन फॉरेस्ट एरियाज इन माउंटेनियस रीजन, ये सारे शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड होते हैं। They live in a specific geographical region and live a different social cultural life as compared to others. वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होते हैं, हमारे जितना वो डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए उनका जो कल्चर सोशल लाइफ होता है ना वो अलग होता है। These people are economically and educationally backward, वो हमारे साथ साथ आगे नहीं बढ़े। ओके, इसलिए वो इकोनॉमिकली और सोशली हमसे काफ़ी पीछे हैं। तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे प्रोविजंस बनाए जाते हैं। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो इसमें 2 प्रोविजन आते हैं, एक है जनरल प्रोविजन और एक है स्पेशल प्रोविजन। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल प्रोविजन। तो आर्टिकल 15 के हिसाब से क्या कहता है? आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. In addition to this, no condition can be imposed. ये आपको 1 मार्कर के लिए याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट हैं। तो आर्टिकल 15। ओके, तो आर्टिकल 15 के हिसाब से हम रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट या बर्थ प्लेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। फॉर एंटरिंग शॉप्स, अब किस किस के लिए डिस्क्रिमिनेशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता? तो किसी भी शॉप में एंटर करने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट जो है, देन होटल्स हो गए, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यहाँ पर उनको एंट्री ऐसा नहीं है कि यही रिलीजन के लोग या फिर यही कास्ट के लोगों को एंट्री मिलेगी, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, देन फॉर यूजिंग वेल्स, लेक्स, बाथिंग प्लेसेस, रोड्स, फॉर यूजिंग प्लेसेस डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज, यानी कि जो सरकार ने बनाई है सबके लिए ऐसी जगह, फिर पार्शली या कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी जगह जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इन सब जगह पर इन लोगों को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, ये बोलकर के आप इस कास्ट के हो, इस कम्युनिटी के हो या इस रिलीजन के हो, ये सारी चीजें बोलकर हम इनको कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे सकते। As per Article 15, there should be no discrimination on the basis of religion, community, caste या birthplace। याद रखना, important है। Then Article 29 क्या कहता है? If a person living in any part of India holds his own language, script or culture set of his own, he has the right to preserve them। यानी कि अगर कोई इंसान इंडिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो अपना कल्चर के हिसाब से चल रहा है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके चल रहा है, अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो उसको उन सब को प्रिजर्व करने का राइट है।
Then a person will not be refused admission on the basis of religion, caste, language to any institution run and maintained with the financial help from the government. अभी हमने देखा सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन इनके बेसिस पर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर एडमिशन मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, एज पर आर्टिकल 29. देन फिर जनरल प्रोविजन हो गए, अब है स्पेशल प्रोविजन जिसमें ये 4 चीजें आती है. पहला है आर्टिकल 46. क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और स्टेट वुड टेक केयर ऑफ एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट और बैकवर्ड क्लासेस. आर्टिकल 46 का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये डीपीएसपी बोलते हैं ना, इसको 9th में पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये हर एक स्टेट को ये एडवाइस करता है कि उनके स्टेट में जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका ध्यान रखना, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट का ध्यान रखना स्टेट की जिम्मेदारी है. देन आर्टिकल 16 ऑफ सबसेक्शन 4, आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनली इन द गवर्नमेंट जॉब्स, द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव राइट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड अपॉइंटमेंट्स. अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें बैकवर्ड क्लासेस को ज्यादा मौका मिलना चाहिए तो वो रिजर्वेशन भी इम्पोज कर सकते हैं, जो कि आज हमको सारी गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलता है. ठीक है, जनरल होता है उनका कट ऑफ अलग होता है, ओबीसी का कट ऑफ अलग होता है, एसटी एससी वो क्या है, रिजर्वेशन बना के रखा है. ठीक है, सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी हैं. देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332 और 334, some seats in legislative assembly and parliament are reserved for scheduled caste and scheduled tribe. There is no reservation of seats in राज्य सभा. तो देखो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि विधानसभा, वहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, क्योंकि उधर पे भी तो इन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना, इसलिए यहां पर सीट्स रिजर्व होती हैं एज पर आर्टिकल 330, 32 एंड 334. क्लियर? लेकिन राज्यसभा में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होता है. देन सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन ग्राम पंचायत. जैसे ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में रिजर्वेशन होता है, इसी तरीके से ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में भी एसटी एससी का रिजर्वेशन होता है. देयर सीट्स आर रिजर्व्ड. ये आता है स्पेशल प्रोविजन में. नाउ इनके अलावा जो 5 ईयर प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें भी काफी ध्यान दिया गया है. होटल्स हैव बीन ओपन एंड अ स्कीम हैज बीन लॉन्च टू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन. काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैव बीन स्टार्टेड. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो कुछ एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर बैकवर्ड क्लासेस है तो उनको प्री टेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्चुअल जो एग्जाम वो देने जाएंगे वो कैसा होगा, इसकी उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. तो ये सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इनके लिए लाए गए हैं. फिर रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पे वो रह भी सके और पढ़ भी सके, आश्रमशाला हैव बीन सेट अप फॉर एजुकेशन प्रोग्रेस. फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज, फीस एंड क्वालिफिकेशन हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ दिस ग्रुप. यानी कि जैसे मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन इतनी चाहिए, फीस इतनी चाहिए, ऐसा कुछ भी तरह का जो रिस्ट्रिक्शन है वो सब हटा दिया है ना, आसानी से इनको एडमिशन मिल सकता है. फिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ऑर्गेनाइजेशन facilitates those person who work for social understanding and upliftment of weaker section of population, their social transformation, potentiality, justice and human dignity. यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये किसके लिए काम करता है? उन लोगों के लिए काम करता है जो वीकर सेक्शन के लिए काम करते हैं. क्लियर? देखो, फॉर दोज पर्सन हु वर्क फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग, जो इन सब का अपलिफ्टमेंट, इन सबको आगे लाने के लिए जो काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करता है. क्लियर है? चलो, नाउ प्रोविजन ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट. तो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या प्रोविजंस है? तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क, आर्टिकल 15 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 किसके बारे में है? तो अनटचेबिलिटी इज टोटली इरेडिकेटेड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड. इंडिया से अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है और अगर इसको किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उसको इलीगल माना जाता है, टोटली प्रोहिबिटेड है. एनी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ड्यू टू अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी अ लीगली पनिशेबल क्राइम. और अगर कोई ऐसी चीजें करते हुए पकड़ा जाता है, यानी कि अनटचेबिलिटी की वजह से कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको एक लीगली पनिशेबल क्राइम माना जाता है. ओके, नाउ आर्टिकल 25.
आर्टिकल 25 क्या है? स्टेट्स आर गिवन राइट्स टू फ्रेम लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच परमिट द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स टू कीप देयर हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूट्स ओपन टू ऑल हिंदूज। हियर द वर्ड हिंदू। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आर्टिकल 25 स्टेट्स को ये पावर देता है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो वेलफेयर रिलेटेड है तो वो उसको जो अगर एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है तो वो उसको चला सकता है, अगर नहीं है तो बना भी सकता है। किसके लिए बनाएगा? पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म्स टू कीप हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूट ओपन। अब यहाँ पे जो हिंदू शब्द का मतलब है वो आपको समझना है। हिंदू यानी कि कौन कौन इंक्लूड हो गए, अब वो देखो। हियर द वर्ड हिंदू इंक्लूड्स, इसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन जो है ये सारे लोगों को हिंदू कहा गया है। क्लियर? सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू ये सब इस शब्द में इंक्लूडेड है। इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। तो जब हम हिंदू इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं तो इसमें ये सारे इंक्लूडेड है। और वैसे भी ये जो रिलीजन है ये हिंदू से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, चलो नाउ ऐसे प्रोविजन जो सिर्फ ट्राइब्स के लिए है, तो आर्टिकल 19(5) एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट over the right to unrestricted movement of people to any region to settle down there, to acquire property or to carry out any business or trade। तो आर्टिकल 19(5) जो है वो गवर्नर को ये पावर देता है, स्टेट गवर्नर को, कि वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है सारी ऐसी चीजों में जो शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ हो। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब ओवर द राइट टू अनरेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ पीपल टू एनी रीजन, यानी कि ये लोग जो हैं वो कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी ऑक्यूपेशन और कोई भी बिजनेस या ट्रेड ये लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ सच राइट्स गिव अथॉरिटी टू रिस्ट्रिक्ट एक्सप्लॉयटेशन इन ट्राइबल रीजन अबाउट लैंड ट्रांजैक्शन, मनी लैंडिंग एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन। ये जो आर्टिकल है या ये जो प्रोविजन है इसकी वजह से शेड्यूल ट्राइब पर जिस भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको बंद करने की यहाँ पर बात की गई है और उनको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके, नाउ कम्स टेररिज्म। पहला क्वेश्चन तो यही आता है ट्रू फॉल्स में कि टेररिज्म इज अ नेशनल प्रॉब्लम, तो फॉल्स, क्योंकि टेररिज्म कैसा है? ग्लोबल प्रॉब्लम है। अगर हम इंडिया में टेररिस्ट अटैक की बात करें तो पहलगाम अटैक जो अभी रिसेंटली हुआ था, उसके बाद उरी अटैक, ओके, तो ये सारे क्या है? टेररिस्ट अटैक है। अब इंटरनेशनल लेवल यानी कि 9/11 आपको याद होगा, 11th ऑफ सितंबर ट्विन टावर में अटैक हुआ था, अलकायदा को रिस्पॉन्सिबल माना था, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका USA के जो ट्विन टावर है उधर पर अटैक किया गया, तो ये भी एक टेररिस्ट अटैक था। तो यानी कि जो टेररिज्म है वो सिर्फ हमारे नेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। In the 21st century, terrorism has become a problem of human society and it is a global problem. Terrorism leads to destruction of, जब भी जहां भी terrorism होता है तो human rights का destruction होता है, bloodshed, fear, chaos, violence और unrest, पूरे में तबाही छा जाती है, लोगों का भरोसा एक दूसरे से उठ जाता है,
वायलेंस बहुत ज्यादा होता है। ऑल्दो टेररिज्म हैज नो कनेक्शन विद एनी रिलीजन सेक्ट, yet by linking terrorism with religion terrorists are getting indulged in cowardice and hateful act। यानी कि टेररिज्म का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी टेररिज्म को रिलीजन के साथ लिंक करके जो लोग हैं यानी कि जो टेररिस्ट हैं वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोवर्डाइज यानी कि डरपोक किस लिए कहा गया है, पीठ पीछे वार करना, और हेटफुल एक्ट ये सारी चीजें फैलाते हैं। टेररिज्म इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। जिस नेशन में जितना ज्यादा टेररिज्म का डर रहेगा वो नेशन उतना ही पीछे रहता है। टेररिज्म इज रिलेटेड टू वायलेंस व्हिच ओपनली वायलेट्स द प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो टेररिज्म जो है वो डायरेक्ट इस प्रिंसिपल को वायलेट कर देता है। टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, अब ऐसा नहीं है कि एकदम से कहीं भी अटैक हो गया, ये पूरा प्लान्ड होता है। सो टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड एंड डेलिबरेट, यानी कि जानबूझकर किया गया एक वायलेंट एक्ट है। ओके, टेररिस्ट आर एंगेज्ड इन वायलेंट एक्टिविटीज। अब कैसी एक्टिविटीज होती है? तो देखो, सुसाइड अटैक्स, जो ट्विन टावर में अटैक हुआ था वो सुसाइड अटैक ही था। फिर थ्रोइंग बॉम्ब, हाइडिंग वेपन्स एंड यूजिंग देम, किडनैपिंग, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन, सुसाइड अटैक, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारी चीजें टेररिज्म में इंक्लूडेड है। ओके, चलो नाउ, अच्छा अब यहां पे एक डिफरेंस है, रेबेलियन और टेररिज्म में डिफरेंस क्या होता है? तो जो रिबेलियन है वो नेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि रिबेलियन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो उस अथॉरिटी को हटाना चाहते हैं। तो रेबेलियन नेशनल प्रॉब्लम है और टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम है। दूसरा, इट इज स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, यानी कि जो अथॉरिटी है एग्जिस्टिंग या जो गवर्नमेंट है उसी के खिलाफ एक रीजन में ये स्प्रेड होता है। लेकिन टेररिज्म किसी भी कंट्री या किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। इट इज नीदर अगेंस्ट ओन कंट्री और इट अगेंस्ट अदर कंट्री, ना ही वो अपनी कंट्री के अगेंस्ट है ना ही किसी और कंट्री के अगेंस्ट है, बस वो कहीं पर भी हमला कर देते हैं। दिस इज टेररिज्म, और यहाँ पे ये लोग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। देन इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, और अपनी गवर्नमेंट है पर्टिकुलर किसी एक रीजन में ही है तो लोकल पीपल की मदद से रेबेलियन होता है। दे मे और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट, कभी लोकल सपोर्ट मिल सकता है कभी नहीं भी मिल सकता है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग, रेबेलियन से स्टेट का डेवलपमेंट रुक जाता है और टेररिज्म से पूरी कंट्री का डेवलपमेंट रुक जाता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन रेबेलियन एंड टेररिज्म। इट इज अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, लेकिन ये किसी भी कंट्री या किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होता। ये नेशनल प्रॉब्लम है और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ओके, चलो नाउ, नक्सलिस्ट movement inspired by Chinese revolution under the leadership of Mao Zedong, some Naxalists started this insurgency in India for the first time in 1967 in वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले ये इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है, विद्रोह, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाना। तो ऐसे लोग जो है उनको बोलते हैं नक्सलाइट, और ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं नक्सलिस्ट मूवमेंट। तो इंडिया में चाइनीज रिवॉल्यूशन के जो लीडर है माओ जेडुंग, उनसे इंस्पायर होकर इंडिया में पहली बार नक्सलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1967 में वेस्ट बंगाल में। क्लियर है? अब चाइना, अगर आपको याद हो तो 1949 में आजाद हुआ चाइना, और जो लीडर थे वो है माओ जेडुंग। तो इनके जो आइडियोलॉजी है रूल करने की, उससे ही इंस्पायर होकर इंडिया में नक्सलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। देन the fierce ideology of Naxalism because it is originated in a village Naxalbari in West Bengal, यानी कि ये जो आइडियोलॉजी है उसको क्या कहेंगे? नक्सलिज्म। कौन सी आइडियोलॉजी? जब कुछ ग्रुप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है, बगावत करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इसको नाम जो दिया है वो नक्सलिज्म इसलिए दिया है क्योंकि ये शुरू हुआ था नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल। क्लियर? इस वजह से इसका नाम ये पड़ा। विद इट्स बिगिनिंग इन वेस्ट बंगाल इट हैज स्प्रेड नाउ इन, और ये जो इसको आप जो रेबेलियन की हम बात कर रहे हैं ना, ये वही है, ठीक है। रेबेलियन, रिबेल, यानी कि जो लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं और गवर्नमेंट को हटाना चाहें। तो ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन आज ये जो ग्रुप्स हैं ये झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और माउंटेनियस और फॉरेस्ट रीजन में फैल चुके हैं। देयर आर 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, पहला है पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। देखो, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर क्यों? क्योंकि
किन की आइडियोलॉजी है ये? माओ ज़ेडुंग, इनसे ही इंस्पायर होकर ये चीज चालू हुई। तो दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। नाउ अब ये टेबल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेट्स में है ये दे के रखा है। ये आपको मैच द फॉलोइंग में या 1 मार्क्स में किसी की भी तरह पूछ सकते हैं। तो नागालैंड में है रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा है? NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। फिर मणिपुर में 3 रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, KNF, कुकी नेशनल फ्रंट और कुकी नेशनल आर्मी। त्रिपुरा में NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल इंडिया टाइगर्स फोर्स त्रिपुरा, उपाजति झुपा समिति। उसके बाद आसाम में है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। आपको शॉर्ट फॉर्म से ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट्स में ये सारे रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है। मैच द फॉलोइंग की तरह या MCQs में ये पूछा जा सकता है। ओके, चलो नाउ अब हम बात करेंगे टेररिज्म इन कश्मीर। तो जब इंडिपेंडेंस हमको मिला 15 अगस्त 1947, तब 2 नेशन बन गए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ कश्मीर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपने 9th में ये पढ़ा था कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 प्रिंसली स्टेट्स को एक करने गए, तब सारे स्टेट्स के सामने चॉइस रखा कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करे, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या इंडिपेंडेंट रहे। तो जब राजा हरि सिंह के पास गए तो उन्होंने चूज किया इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, ना ही इंडिया को ज्वाइन करना है ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक कर दिया। इसके बाद राजा हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी। तो इंडिया ने एक कंडीशन रखी कि आप जो है कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड कर दो, जो एग्रीमेंट है वो साइन कर दो, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो उन्होंने साइन कर दिया और फिर यहां से इंडियन फोर्सेस को एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर में। लेकिन जब तक हमारे लोग वहां पहुंचे तब तक पाकिस्तान ने 1/3 कश्मीर को कैप्चर कर लिया था, और तब से लेकर आज तक वो जो लड़ाई है जम्मू कश्मीर की वो चल रही है। तो उसको हम आज क्या बोलते हैं? POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, तो इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा ले लिया। जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वो एक्चुअली इंडिया का ही हिस्सा है, और स्टिल पाकिस्तान बार बार ट्राई करता रहता है कि पूरा कश्मीर वो ले ले। इट even has fought wars for this. In every war India has inflicted a humiliating defeat to it. और कितनी बार सिर्फ कश्मीर के लिए पाकिस्तान इंडिया से लड़ा है, लेकिन हर बार इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। टेररिज्म जो है कश्मीर में 1988 के बाद बढ़ जाता है। क्लियर? The terrorists have terrorized people by, अब वो कैसे डराते थे लोगों को, किडनैप करके, मर्डर्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन, टू फुलफिल देयर मोटिव, अपना मकसद पूरा करने के लिए। एज अ रिजल्ट जो फैमिलीज है, खासकर कश्मीरी पंडित, उनको माइग्रेट करना पड़ा। अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो उसमें इनके बारे में बताया गया है। तो जो कश्मीरी पंडित थे उनको कश्मीर से माइग्रेट करना पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ सच फैमिली आर लिविंग एज रेफ्यूजीज, यानी कि अपने ही स्टेट में वो रेफ्यूजी की तरह रहते थे, आउटसाइड कश्मीर, मतलब कि माइग्रेट कर जाते थे। टेररिज्म इन कश्मीर इज सपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और टेररिस्ट को सपोर्ट मिल रहा था अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तान से, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट इज टू क्रिएट फियर और इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। एक ही मकसद था, डर फैलाना, अपना खौफ फैलाना, और जो स्टेबिलिटी है वो खत्म कर देना। India is determined to face them firmly. India opposes the terrorism not only in India but also anywhere in any form at any time. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको अपोज कर रहे हैं, नहीं। इंडिया टेररिज्म के खिलाफ है, फिर चाहे वो कहां पर भी हो, किसी भी टाइम पर हो और कहीं पे भी। क्लियर है? तो इंडिया इज firmly opposed to this terrorist activity. In order to end terrorism, soldiers of India have accepted martyrdom. यानी कि वो हमारे कितने सारे सोल्जर्स ऐसे हैं जो शहीद हो गए टेररिस्ट के खिलाफ लड़ते लड़ते। क्लियर? तो आज हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ बहुत ही मजबूती से लड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल है बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो यानी कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में अगर होती है तो हम उसका एकदम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। नाउ
सोशल इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म में सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है टेररिज्म से? सबसे पहले नेशन टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। टेररिज्म क्रिएट्स फीलिंग ऑफ डर, सस्पिशन, यानी कि हर एक पर्सन पर डाउट करना, किसी पे विश्वास ना कर पाना, फियर, रॉबरी, वायलेंस, इन सब की वजह से लोगों का एक दूसरे से भरोसा उठ जाता है। इट इफेक्ट्स इस फीलिंग इन ऑल एजेस ऑफ ग्रुप, यानी कि आपको हर एक एज में ये फीलिंग देखने को मिलेगी, हर एक एज ग्रुप में। एजुकेशन सफर्स एडवर्सली इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया, और सबसे खराब जो हाल होता है वो एजुकेशन का होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड डिमिनिश, यानी कि भाईचारे की जो फीलिंग है वो खत्म हो जाती है। देन मैनी टाइम्स इट लीड्स टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसी से टेररिज्म की वजह से अगेन फिर रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई चालू हो जाएगी। एंड सोशल अरेंजमेंट्स आर श्रेड इनटू फ्रेगमेंट्स, पूरा जो सोसाइटी है वो बर्बाद हो जाता है। chaos and unrest is generated in the society, people cannot celebrate social functions and with enthusiasm, यानी कि बिल्कुल जोश से वो अपने सोशल फंक्शंस भी सेलिब्रेट नहीं करते। एज अ रिजल्ट इंटर रिलेशन कनेक्टिंग पीपल आर डिसरप्टेड, तो वो रिलेशन जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं वो सारे रिलेशंस खत्म हो जाते हैं। ओके, चलो नाउ ये तो हमने देखा सोसाइटी पे। अब इकोनॉमिकली हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है टेररिज्म का? सो टेररिज्म की वजह से एटमॉस्फेयर ऑफ डेवलपमेंट, बिजनेस इंडस्ट्री कहाँ से डेवलपमेंट होगी जब ऐसा माहौल होगा तो, है ना। सो द बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशंस आर एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। और वैसे भी अगर किसी भी कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका असर देखने को मिलता है, ट्रेड वगैरह कम हो जाते हैं। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। अब कुछ काम होगा नहीं करने के लिए, पर पैसे तो चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, तो लोग माइग्रेट कर जाएंगे। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉइज और बिजनेसमैन। तो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को किडनैप करके फिर उनसे पैसे निकलवाते हैं। टेररिस्ट आर एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटी जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ब्लैक मनी, इन सब में भी टेररिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। और आपको पता है कि ब्लैक मनी की वजह से हमारी इकोनॉमी में कितना खराब असर पड़ता है। ब्लैक मनी की वजह से प्राइस राइज होता है which leads to inflation, ठीक है। Then terrorists destroy railway, radio station, roads, bridges, other government offices, crores of rupees have to be spent to re-establish them। हमारा पूरा कम्युनिकेशन, पूरा नेटवर्क खराब कर देते हैं। अब इन सबको दोबारा से सही करने के लिए करोड़ों रुपए सरकार के चले जाते हैं। गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड करोड़ ऑफ रुपीज फॉर सेफ्टी प्रोटेक्शन, यानी कि इसको दोबारा सही करने में पैसे लगे वो अलग, और दूसरा अब इन टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से जो भी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के उनको काम करने हैं उसमें भी करोड़ों रुपए चले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमी को लॉस हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म state and national transportation industry, tourism industry have to suffer great loss। टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अभी एग्जांपल जो पहलगाम में हुआ, अब लोग कश्मीर जाने से थोड़ा तो डर रहे हैं, है ना। तो बस यही रीजन है कि टेररिज्म की वजह से हमको इकोनॉमिकल इंपैक्ट देखने को मिलता है। Thus terrorism is socially as well as economically harmful। फिर चाहे वो आप सोशल इम्पैक्ट देखो या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो, टेररिज्म हर तरीके से हमारे कंट्री के लिए या सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। Thus it is necessary to solve this problem। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम टेररिज्म को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 20 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।